हम एक आज प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं एसएससी जीडी का, जो कि पिछले 2019 में जो पेपर हुआ था वही पेपर हम लेके आए हैं। उसके आज हम 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और ये पेपर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ पे ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं और 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कराएंगे, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। हम जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम कॉपी में लिख दिए हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही फ़ोन था, वो हम लगा दिए हैं इसमें, और इसको हम इसी में से देखेंगे, फिर यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 120, 140 और 160 का जो एलसीएम है वो क्या है। इसमें पूछा है, क्या पूछा है, 120, 140 और 160 का एलसीएम पूछा है। ये बहुत ही आसान सवाल था, और एलसीएम हम मतलब कि दो तरीके से निकाल सकते हैं, 2-3 तरीके से। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है कि वह छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से कट जाए वही इन तीनों का एलसीएम हो जाता है। जैसे कि 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10, क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और छोटे छोटा नंबर होना चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे कि 20 भी कट सकता है, हाँ कट जाएगा, लेकिन ये एलसीएम नहीं है। क्यों? क्योंकि यह छोटे छोटा नहीं, इससे छोटा 10 है, और 10 से छोटा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 और 5 दोनों से कट जाए, इसलिए ये 10 जो है 2 और 5 का एलसीएम हो जाता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो ये जो 51 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो मैथ का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है 120, 140, 160 का जो एलसीएम है वो कितना होगा। तो पहले हम लोग एलसीएम निकालने के लिए, जैसा कि पहले जो यूज करते थे ऐसे गुणनखंड करके, ऐसे निकालेंगे, क्योंकि अगर जब छोटा रहता है ना तब हम ऐसे निकाल लेते हैं। 2, 4, 6, इसका अगर एलसीएम निकालना रहे तो बड़े वाले का गुणा करो और देख लो कि वह कौन सी संख्या आएगी जो इन दोनों से कट जाए। जैसे 6 दूना 12, 12 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो यही एलसीएम हो जाएगा। ये तो छोटे में हो जाता है, ये संख्याएं छोटी हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा है ना, तो गुणा करो तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो हम समझा रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा। आप यहाँ पे सीधा आप लोग, हमको समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन इसको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए यहाँ पे पहले इसको 10 से सीधा काट दो। 10 से काट दोगे, यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ 16 आ जाएगा। फिर इसमें क्या करो, फिर 2 से काट दो, 6, 7, 8, फिर एक बार और कटेगा, ये कट जाएगा 2 से, 3, 7 और ये 4 हो गया। अब कोई भी संख्या नहीं है जो कि 2 कट जाए किसी एक से, तो इसका गुणा कर लो, इसका और इनका। 10 दूना 20, दूना 40, 4 40, 4 3 12, 120 गुणित, फिर 4 कर दो, 12 चौक 48, फिर 7 कर दो, 7 8 56 हासिल 5, 7 चौक 28, 5 33 होगा। यही हो जाएगा एलसीएम। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बस ये समझा रहे थे ना ये सब, तो इसमें टाइम लग सकता है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में कार्य पूरा करती हैं। उसी काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 16 महिलाएं कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगी। तो टाइम एंड वर्क में एक फार्मूला बहुत फेमस है, MDH/W। ये फार्मूला बहुत फेमस है, इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है लगभग। तो इसमें क्या है, एम क्या है, कितने लोग काम कर रहे हैं, महिलाएं, जैसे 15, 12, जैसे इसमें 12 हैं। डी क्या है, कितने दिन काम किए हैं, और एच क्या है, कितने घंटे काम किए, और ये डब्ल्यू क्या है, ये वर्क है, काम पूरा किए हैं कि आधा किए हैं। तो इस पर ये लगता है जब हम पढ़ाएंगे ना तो इसको बहुत अच्छे से बता देंगे। तो MDH ये फार्मूला होता है। तो इसमें क्या बोला है, कितनी महिलाएं हैं, 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में काम पूरा करती हैं। तो MDH, तो W, इसमें हम क्या करेंगे, 12 महिलाएं, एम के स्थान पे कितनी महिलाएं हैं, 12, और कितने दिन काम करती हैं, 20 दिन काम करती हैं, और 8 घंटे पर डे काम करती हैं, तो एक काम पूरा कर लेती हैं। तो ये बोला है कि क्या पूछा, क्या इसमें पूछा है 15 दिन में पूरा करने के लिए 16 महिलाएं कितने घंटे काम करेंगी। महिलाएं कितनी हैं, 16, 15 दिन में कितने घंटे, मतलब यच निकालना है, वर्क पूरा करना है, तो एक हम वहाँ पे लिख देंगे। तो ये कहने का मतलब है। चलिए इसको काट लो, यच का मान निकाल लो, वही आंसर है। यच का मान निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। 4 3 12, 4 चौक 16 ऐसे काट लो, 5 3 15, 5 चौक 20 ऐसे काट लो, 4 से 4 ये काट दो, ये 3 से 3 काट दो, तो ये 8 आ जाएगा। 8 आवर आ जाएगा कि अगर ये डेली काम करेंगे तो ये
अगर 8 घंटे ये डेली 16 महिलाएं 15 दिन अगर 8 घंटे काम करेंगी तब भी ये काम पूरा हो जाएगा। तो इसमें ये आंसर था। चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। अजय और अमन के पास जो पैसे हैं उसका अनुपात कितना है? 7:17। और अमन और अनिल के पास जो पैसे हैं उसका अनुपात कितना है? 2:3। तो पहले हम इनका पहले अनुपात लिख लेते हैं, फिर हमको बार बार नीचे नहीं देखना पड़ेगा। तो अजय और अमन, अगर अजय अमन इनका जो अनुपात है कितना होगा? 7:17 है। और फिर दिया होगा अमन अनुपात अनिल, इनका जो अनुपात है 2:3, यह दिया है। तो ये पूछ रहा है कि यदि अजय के पास 490 रुपये हैं, अजय के पास 490 रुपये हैं, मतलब 7 जो है ये 490 के बराबर है। तो हम पहले 17 का मान निकाल लेते हैं, तो अमन का पैसा पता चल जाएगा अमन के पास कितना है। तो 7 अगर इतने के बराबर है तो 17 कितने के बराबर होगा? 70 के बराबर। 70 × 17, इनका गुणा कर लो। 1190 आ जाएगा। फिर 1190 आने के बाद क्या पूछा है इसमें कि अनिल के पास कुल कितने पैसे हैं ना, अनिल के पास। हाँ, तो हमको पता चल गया कि अमन के पास कितना है? 1190। 2 का मान दिया है 1190, तो 3 का मान निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। 3 का मान 1190/2 गुणित 3 कर दो, यही आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अभी हम 2 दिन और लाएंगे ये क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि पीछे जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, पेपर जो आया है, तो उसको लाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हम डिस्क्रिप्शन में हम डेली आज भी 2 PDF डाल देंगे पेपर का, और कल भी लाएंगे 2 PDF कल, और परसों भी लाएंगे 2 PDF उस दिन डाल देंगे। तो कुल 6 PDF हो जाएंगे। आप लोग उसको सॉल्व करें। पेपर का लेबल जो है वही रहेगा पेपर एग्जाम में आपके, तो इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करके जाएं। इसके बाद हम एक वीडियो और लेके आएंगे, उसमें हम बताएंगे कि इस समय जो 2-3 दिन के जो पहले जो है क्या गलतियाँ ना करें, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, जो अगला क्वेश्चन है ये क्या कहते हैं DI पे है। इसमें दिया है कि बिल्डिंगें दी हैं, एक में ABC की जो बिल्डिंग है इसमें दिया है, इसमें साप्ताहिक बचत के बीच का अंतर, A और C के साप्ताहिक बचत के बीच का अंतर B की बचत से कितना प्रतिशत कम है? A और C के साप्ताहिक बचत के बीच का अंतर, तो चलिए देख लेते हैं। A और C के जो साप्ताहिक जो बचत है, पहले उसके बीच का अंतर निकालते हैं, घटा लेते हैं। तो जो A है आप लोग उसमें देख सकते हैं, वो पड़ा है, तो थोड़ा इधर लिखते हैं जिससे को वहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहे। देखिए A का जो साप्ताहिक जो बचत है वो कितना है? 6000 में से अगर हम 4800 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1200। और B के जो C के जो साप्ताहिक बचत है कितना है? 2600 इतना रुपए। तो इसमें से घटाने के लिए बोल रहा है, तो इसको घटा दो। 0 में से 0, 0 में से 0, 6 में से 4, 1400 आ जाएगा। A और C के जो साप्ताहिक बचत था उनका अंतर कितना है? 1400। और बोल रहा है B के साप्ताहिक बचत से कितना प्रतिशत कम है? तो B का साप्ताहिक बचत कितना है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये कितना है? 54, 74, 1800। तो ये 1400 है, ये 1800। इनके साप्ताहिक बचत का जो अंतर है 1400 है, और B का जो साप्ताहिक बचत है वो 1800 है। तो पूछा जो इनका जो अंतर है ये इससे कितना कम है? तो कितना कम है? 400 कम है। और किससे कम है? इससे B वाले से। तो B वाले को नीचे रख दो और 100 से गुणा कर दो, यही प्रतिशत निकल आएगा। तो इसको आप लोग अब आगे कर लें, काटेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? कितने से 200 हो गया, यहाँ 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/9%, ऐसे 22 ऐसे करके कुछ आया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A और C के वास्तविक साप्ताहिक बचत के
7 छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 75 है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा है, 7 छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 75 है। अगर 7 छात्रों का और क्या दिया है 11 और अन्य छात्रों का औसत कितना 87 था, 87 है, तो 18 छात्रों का औसत पूछा है। पहले 7 का औसत पूछा, औसत दिया है, कितना दिया है 75, तो 7 का 75 में गुणा करके 7 छात्रों का पूरा जो अंक हैं उनका पहले योग निकाल लो। 7 छात्रों के अंकों का योग कितना है, तो 7 का अगर तुम 75 में अगर गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 7 × 35 3 7 7 49 3 52 हो जाएगा। इतना हो गया 7 छात्रों का जो अंक था उनका योग। और फिर 11 छात्रों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 11 × 87, 11 × 87 हासिल 7, 11 88 ये होगा 95। तो ये हो गया पूरे 18 जो छात्र हैं उनके अंकों का योग कितना हो गया, 7 × 5 = 12 हासिल 1, 5 × 2 = 7, 1 × 8, 9 × 5 = 14, ये हो गया। और इतना हो गया। अब हमको पता है औसत क्या होता है, औसत का फार्मूला है सभी संख्याओं के योग और सभी संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है, तो सभी संख्या का योग कितना हो गया इतना, और कितनी संख्याएं हैं 18, क्योंकि 18 छात्रों का ही तो योग होगा यहाँ पे। तो इससे अगर तुम भाग दे दो तो ये जो आए क्या आएगा, पहले इसमें हम देख लेते हैं, 3 से काट दो, 3 × 4 = 12, 28, 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, फिर से काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 2 × 4 = 8, 3 आई। अब इसमें भाग दे दो वही हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 दूना 6, 1/3, यही होगा औसत। तो ये आंसर हो गया। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बस समझाने में टाइम लग रहा है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 2/7 के बराबर है। माना कोई संख्या x है, x के 75%, प्रतिशत हटाने के लिए हम सीधा 100 से भाग दे देते हैं, प्रतिशत हट जाता है। और दूसरी संख्या कौन है, y, इतने के 2 कितने के बराबर है, 2/7 के बराबर है, y के तो दूसरी संख्या के 2/7 के बराबर है। तो इसमें पूछा है इन दोनों का अनुपात पूछा होगा, क्या दिया है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। हाँ, तो हमको x/y का मान चाहिए, ये पूछा है, तो ऐसे काट दो, अब काट लो, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 तिरिक 21, 8/21 बोलो या फिर 8:21, यही होगा आंसर इसका। और फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है कि फिर c की बचत और a की बचत का अनुपात पूछा है। c की बचत क्या है, c की बचत कितना 3, 2, 5, 2600, इसकी c की बचत पूछा है, तो c की बचत ये ऊपर हो गया। और फिर a की बचत क्या है, a की बचत नीचे रख दो 1200, ये a की बचत हो गया। तो इसको ऐसे ऐसे काट दो, क्या बचा, ऊपर 13 नीचे 6, तो 13:6, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपये है, तो राशि पूछा है। तो इसमें जो फार्मूला होता है, इसमें बोला है कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा उनका अंतर कितना है, 124 रुपये है। तो इसमें हम बहुत बड़ा सा फार्मूला इसमें होता है, जैसे कि एक मिनट, बहुत बड़ा फार्मूला लिखने से अच्छा है कि आप लोग यहाँ पे अब इसको नहीं बताएंगे, इसको जब पढ़ाएंगे तभी बताएंगे। चलिए इसका जो एक उसको सॉल्व करने के बाद जो शॉर्टकट आता है उसको लिख देते हैं सीधा, PR² ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है उसके बराबर ये होता है। तो इसको
एक मिनट, क्या दिया है कि कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपये है। तो यहाँ पे ब्याजों का अंतर यही होता है, इसका फार्मूला जब 2 साल जब दिया रहे तब, जब 2 साल जब दिया रहे उनके बीच के, तब ब्याजों का अंतर का फार्मूला ये होता है। तो और यहाँ पे ब्याज का अंतर कितना दिया है 124। तो हमको P का मान निकालना है। R का मान कितना दिया है 10 दिया है, शायद R का मान 10 दिया है। तो R का मान जब 10 दिया है तो यहाँ पे 10 10 100 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और यहाँ इधर 124 हो जाएगा। ऐसे काट दो, इधर 100 उधर चला जाएगा, तो P का मान आ जाएगा 12400, इतना रुपया। तो यही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इसको बताने में जो टाइम लग रहा है वही टाइम लग रहा है। अगर बस इसको किया जाए तो इसको जो प्रैक्टिस किए हैं बस सीधा इसको लिख के सीधा आंसर, ज़्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड या 25 सेकंड लगेगा। 5 सेकंड कोई सवाल नहीं होता। जब कोई बोलता है तो ये बस ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो 5 सेकंड सवाल हो जाए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। ये सवाल बहुत ही इजी है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है कि 9 संख्याएं दी हैं और उनमें से पहले 5 संख्याओं का औसत दिया है, फिर अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है और छठी संख्या पूछा है। तो ये बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन। तो जैसे कैसे होगा इसमें, तो 5 संख्याओं का औसत जो दिया है, कितना दिया है पहले देख लो उसको। 9 संख्याओं का औसत कितना दिया 30। चलो पहले 9 वाले को देख लेते हैं। 9 संख्या का औसत कितना है 30। तो अभी इसका चलो ये अच्छे फार्मूला बता देते हैं। औसत क्या होता है, औसत होता है संख्याओं का योग जो होता है बटे संख्याओं की संख्या। तो औसत कितना दिया है 30 और संख्याएं कितना है 9। यहाँ पे योग लिख दो, 9 को इधर गुणा करोगे तो पूरी 9 संख्याओं की पूरा जितना योग है वो आ जाएगा। योग 9 को इधर गुणा कर दो, 9 3 27, 270 आ गया। पूरी संख्या जो है वो 200, उनको जोड़ने पर 270 आएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 9 संख्याओं, पूरी संख्या का योग कितना है 270। तो जो 5 आगे की जो 5 संख्याएं हैं उनका योग पहले निकाल लेते हैं। उनका जो औसत है कितना 25 है। तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा ये निकाल लो, 25 पंचे 125। और अंतिम 3 संख्याओं का जो योग है उसको निकाल लो। वो क्या दिया है संख्याएं, हाँ 3 संख्या 135 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का जो योग है वो कैसे आएगा, 35 दिया है और 105 होगा उनका योग। 3 में गुणा करेंगे तो 105। अब इनको जोड़ लेते हैं। शुरू के 5 संख्याओं का ये योग है, अंतिम के 3 संख्याओं का ये योग है। इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 1 हो जाएगा 3, 230 हो गया। तो मतलब आगे के 5 और पीछे के 3 संख्याओं का योग 230 है और हमारे पास कुल संख्या कितनी है 270। अगर इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारी छठी वाली संख्या जो नहीं जोड़े हैं वो आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले में छठी वाली संख्या भी जुड़ी है ना। ये 40 हो जाएगा आंसर। ये अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 60 नंबर वाला। एक कार को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। पिछले समय के 3/4वें समय में उसी दूरी को तय करने में कितना, उसी दूरी को तय करने के लिए कार की गति क्या होगी। मतलब बस ऐसे घुमाया है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें बोल रहा है कि दूरी जो है वो कितना है 300 किलोमीटर। और इसमें और बोला है कि इसको तय करने में 4 घंटे लगते हैं। अगर पूछा है कि अगर पिछले समय, जो कि पिछला समय कितना है 4 घंटे, इसके 3/4वें समय में यही दूरी तय करने के लिए कितना स्पीड चाहिए। तो 4 का जो 3/4वां जो समय होगा, ऐसे ये कट जाएगा तो 3 घंटे आ जाएगा। तो ये टाइम हो गया, ये दूरी हो गया। तो पूछ रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करने के लिए क्या स्पीड होनी चाहिए। तो स्पीड का जो फार्मूला है ऊपर हो जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ऐसे काट दो तो 100 सीधा आ जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना आसान है ये सवाल, बस इसको थोड़ा घुमाया है। चलिए अगला नंबर सवाल देख लेते हैं।
61 नंबर सवाल में दिया गया है कि 32, 15, 25, 20, 8, 46, 43, 51 का माध्य निकालना है। क्या है? आप लोग को एक बार बता दें, माध्य और औसत में कोई अंतर नहीं होता, वही चीज़ है दोनों। तो सभी का योग करके नीचे जितनी संख्या है उससे भाग दे देना है। तो क्या है? 32, 15, 25, तो 5, 5, 10, 2, 12, 8, 20, 6, 26, 3, 29, 31, 30 का 0 हो गया, फिर हासिल 3, और फिर 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 12, 4, 16, 5, 21, 3, 24, और कुल संख्या कितनी है? 1, 8। तो इससे भाग दे दो, 8 3 24, तो 30 आ जाएगा। इनका माध्य कितना है? 30 माध्य है ये। अगर समझ में आ रहा है तो माध्य का एक फार्मूला होता है कि संख्याओं का कुल योग बटे संख्याओं की संख्या। तो जितनी संख्या थी उसको जोड़ के ऊपर लिख दिया, संख्या कितनी थी? 8, तो उसे भाग दे दिए, वही माध्य हो गया। तो ये हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1500 के 60% का 350% क्या होगा, निकालना है। तो 1500 लिख लो, का या के का मतलब गुणा होता है कि 60%, 60 के बाद प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, फिर का 350%, तो 350 लिख दो, फिर प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो यही इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, इसको ऐसे काट दो, ये 1 2 0 है, ऐसे इनका गुणा कर लोगे तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1000 रुपये है, इसको 18% का जो दर है ये 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, ये पूछा है। तो ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर एक फार्मूला होता है, PR/T/100, ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर। P होता है, ये होता है मूलधन, ये दर, ये समय। तो ये पूरा दिया है, कितना हो जाएगा? 24,000। ये दिया है मूलधन, दर दिया है 18 और समय है 5/100। इसको सॉल्व करोगे तो ब्याज आ जाएगा, ब्याज आएगा, तो उसका गुणा करेंगे तो ब्याज आएगा। जो ब्याज आएगा ना उसको इसी 24,000 में जोड़ देंगे तो ये पूरा पैसा बन जाएगा। 5 साल में कितना हो जाएगा, ब्याज जोड़ के मूलधन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सवाल देख लेते हैं कि एक व्यापारी विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। मतलब जो ये खरीदा था उससे 10% ज़्यादा लिखता है, कि जो विक्रय मूल्य है उस पर 10% बढ़ा के लिख देता है। जैसे क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, मान लो 100 रुपये खरीदा था तो 10% बढ़ा के लिख देता है। तो 100 का जो 10% 10 ही होता है, तो इसमें जब 10% बढ़ाएगा तो 110 रुपये इसको लिख देता है। और जब कोई उसको ख़रीदने आता है तो बोल देता है कि हम आपको मतलब छूट दे रहे हैं, तो ये उनको मूर्ख बनाता है। तो इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि कितना छूट दे दिया कि इसको 1% का हानि हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1% का हानि, मतलब कि यहाँ 100 में खरीदा था, 1% का हानि होगा तो 99 में बेचा होगा। हमको पता चल गया 99 में, मतलब कि कितना परसेंट, कितना छूट दिया है? 11 रुपये का छूट दिया है। कितने पे? 110 पे। तो ये परसेंटेज निकाल लो, तो ये बचा 10%। तो दिख रहा होगा नीचे, तो ये 10% आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं कि इसमें लिखा एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी जब किसी खंभे को पार करती है तो कितना दूरी तय करती है? वो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम आ गया है, तब इस समय ये पता करने का टाइम नहीं है। तो इसमें दिया है कि रेलगाड़ी की जो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। तो चाल है 90 और एक खंभा जो है उसको अगर ये 20 सेकंड में पार करती है तो 20 लिख दो नीचे। अगर हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये सेकंड जो है घंटा बन गया। तो अब चलो देख लेते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई ये निकल आएगी। पूछा क्या है इसमें? तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो वही निकल आएगा। इससे इसको काट दो, फिर इससे इसको काट दो, और 2 तिहाई कर दो, 3 त्रिक्का कर दो, 3 दूना कर दो। तो डी बराबर क्या हो गया? 1/2 किलोमीटर बोलो या फिर 500 मीटर बोलो, यही हो जाएगा आंसर। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई है ये। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आगे पढ़ाएंगे, उसमें ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये टाइम नहीं है। ये
मतलब पढ़ाने का। ये बस ये है पेपर हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। चलिए अब अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबवत भुजाओं का अनुपात 12:5 है, तो त्रिभुज का परिमाप। पहले तो हम बता देते हैं कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब ऐसे है, इसको मान लिए 12, इसको 5, किसी को भी 12:5 मान सकते हैं। तो 12x × 5x, क्योंकि ये अनुपात में दिया, अनुपात हटाने के लिए यहाँ पे x लगाना पड़ेगा। तो ये दिया है कि इनका जो क्षेत्रफल है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल का जो इनका फार्मूला होता है वो होता है हाफ आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल का फार्मूला। और ये कितना दिया है, 120 दिया होगा, 120 हाफ, इसको हम उधर भेज देते हैं तो ये 240 हो गया। चलिए, और आधार कितना दिया है 5x, ऊंचाई कितना है 12x, तो 12 मुझे 60, 60 से इसमें भाग दे दो, 0 4 एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो गया। एक्स का गुणा होकर स्क्वायर बन जाएगा, फिर एक्स बराबर कितना आ गया 2। तो अगर हम एक्स बराबर 2 आ गया तो 12 में जब यहाँ 2 रखेंगे 24 हो जाएगा। यहाँ 5 में जब यहाँ 2 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो हमको इसकी जो लंब है वो 24 है, जो इसका आधार है वो 10 है। तो इसका हम अब कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकाल लेंगे तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, कर्ण का गुणा कर लो, मतलब कि ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 24, 500 कितना 67, 500 कितना होगा 76, सॉरी 576 प्लस 10 ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो 676, ये होता है 26 का वर्ग। तो इसका कर्ण हो जाएगा 26। तो परिमाप बराबर क्या फार्मूला, परिमाप क्या होता है, इन तीनों लंबाइयों का अगर योग कर दो यही परिमाप हो जाएगा। तो कितना है 24 है प्लस 10 है प्लस 26, इन तीनों को जोड़ दोगे तो परिमाप हो जाएगा। तो यही आंसर है, जोड़ लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है 3√10 सेंटीमीटर भुजा के घन की प्रत्येक भुजा से √7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त काटे जाते हैं। तो ये बोल रहा है कोई घन है, घन कैसे बनता है, ये है घन। इनकी सारी भुजाएं जो है ना ये बराबर होती हैं। तो इनकी भुजा कितना दिया है 3√10 दिया है, इतना सेंटीमीटर। तो ये बोला है कि हर भुजा से ऐसे करके √7 त्रिज्या का एक मतलब वृत्त काटे गए हैं, हर भुजा में काटे गए हैं। तो ये वृत्त निकालने के बाद जो इनका जो क्षेत्रफल है इसका घन का और ये वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, बस यही पूछा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पूरा। घन का क्षेत्रफल कितना है, पहले एक मतलब कुल कितने फ्लोर होते हैं इसमें 6, एक फ्लोर का निकाल के 6 से गुणा कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक का निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणा। तो इसकी लंबाई कितनी है 310, चौड़ाई कितनी है 310। इसका अगर गुणा करेंगे 3 × 9 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये एक फ्लोर का हो गया है, लेकिन इसमें 6 फ्लोर होते हैं तो 90 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 54 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे घन का क्षेत्रफल हो गया। और इसी में से काट के निकाला गया है वृत्त हर एक फ्लोर से। तो एक फ्लोर पे निकालेंगे वृत्त तो कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr²। तो πr², पाई का मान होता है 22/7, r कितना है √7, इसका स्क्वायर करेंगे 7 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वृत्त का 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 6 वृत्त भी काटे जाएंगे क्योंकि 6 फ्लोर हैं। 22 में अगर गुणा करेंगे 6 से, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ये हो गया पूरे घन का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि शेष बचे हुए, जब इतना काट लिए तो इसमें जो शेष बचा है ना इसमें घन में, उसका क्षेत्रफल और इस वृत्त वाले का क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसमें तो ये तो पूरा है, इसमें से जब इसको घटा देंगे तब तो बचा हुआ आएगा ना शेष जो है, यहाँ 8 हो जाएगा, 0
और 5 में से गया 4, तो 408। तो शेष कितना घन बचा है? 408। और इसका वृत्त का जो क्षेत्रफल है कितना? इतना है, तो 132। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे ये कटेगा। तो इसको काट लेते हैं 4 से। 4 एक नाम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, फिर 3 कट जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 11। तो ये हो जाएगा 34 11। यही आंसर है। चलिए अगला नंबर अब सवाल देख लेते हैं कि इसमें क्या है। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें मीना 10 दिन में एक काम पूरा करती है, जबकि मीना और रीना एक साथ 7 दिन में काम करती हैं, तो रीना उसी काम को कितने दिन में करेगी? तो इसमें दिया है कि मीना किसी काम को कितने दिन में करती है? 10 दिन में। और मीना और रीना जो है ये दोनों मिलकर 7 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तो पूछा है रीना कितने दिन में काम करेगी, रीना का पूछा है। तो चलिए पहले इनका देख लेते हैं। 7 70, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 10 और 7 का। और हमको पता है कि ये इतना कुल 70 पेन बनाने हैं। हम पेन मान लेते हैं, पूरा काम कितना है? 70 पेन बनाने हैं। जो मीना है 70 पेन 10 दिन में बनाती है, तो एक दिन में 7 पेन बनाएगी। और जब दोनों काम करते हैं तो 7 दिन में बना लेते हैं, तो एक दिन में 10 पेन बनाएंगे। मतलब कि मीना 7 पेन बना रही है एक दिन में, और जब दोनों मिल के बना रहे हैं तो 10 पेन बन रहा है। मतलब रीना एक दिन में 3 पेन बना रही होगी, तभी तो 10 पेन बन रहा है। तो हमारे पास कुल कितना पेन बनाना था? 70। और रीना एक दिन में 3 पेन बना रही है, तो इससे काट देंगे 3 दूना 6। शायद यही आंसर होगा। आंसर क्या है? हाँ 70/3 ही है। तो यही आंसर हो गया। काट भी सकते हो लेकिन यही आंसर है। चलिए अब अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। 69 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उसे 78 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा, ये पूछा है। तो मतलब 68% का हानि हो रहा है, मतलब कि 92% कितना है? 69 रुपीज़ है। और सॉरी, इसको इधर लिख दें ज़्यादा सही है। मतलब 69 रुपीज़ कितना है? 92%। तो ये बोला है अगर 78 में अगर बेचा जाए, 78 में, तो कितने % लाभ या हानि होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? 92/69 × 78। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसी से पता चल जाएगा। तो 3 से पहले काट देते हैं। ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 6 18, 3 दूना 6, 3 3 9, ये 23। ये इससे कट जाएगा 4 बार। तो ये हो गया जाएगा 104, 26 चौको 104, मतलब 104%। जब 78 में बचा जाएगा तो 104% का % हो जाएगा। तो ये मतलब 4% का लाभ है। यही आंसर है इसका। तो चलिए अब अगला नंबर का देख लेते हैं। अगले में दिया गया है बी का जो फिर से ये DI वाला सवाल है। एक ही DI है, 3 प्रकार के सवाल, 3 सवाल इसमें करीब इसमें बनाए हैं। तो बी का जो व्यय है, बी की बचत का कितना % है? जो बी का जो व्यय है वो बी की बचत का कितना %? तो पहले बी का बचत निकाल लेते हैं। 5400 7200 में 1800। इसका बी का बचत कितना है? 1800। बचत कितना है? 1800। और जो बी का जो व्यय है कितना है? 5400। ये है, ये बचत है, ये है व्यय। तो इसमें पूछा है कि जो व्यय है ये बचत का कितना % है। तो व्यय को फिर ऊपर लिखेंगे किसका? बचत का। तो बचत को नीचे लिख देंगे, यही प्रतिशत निकल आएगा। तो इससे इसको काट दो, 18 3 54 होता है, तो 300% आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। ए बी की त्रिज्या क्रमशः जो त्रिज्या है, त्रिज्या R कितना? 4:7 है। और उनकी ऊंचाई कितना है? ऊंचाई H कितना है? 7:5 है। तो BA का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें पूछा है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, सॉरी, हाँ। तो बी का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ जैसे कि ये होता है बेलन, इनका वक्र पृष्ठ ये वाला है, और संपूर्ण ये वाला पूरा बाहरी हिस्सा। संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो ये वाला भी उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल निकालना रहे तो ये जो परिधि होती है इसी में अगर ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वृत्त होता है, इसका जो आधार वृत्त होता है
तो ये इसका जो ये परिधि है क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और ऊंचाई गुणा करेंगे तो एच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले बी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। बी में 2 पाई आर कितना है 7 और एच कितना है 5 अनुपात है। फिर ए का पूछा है, ए का 2 पाई इंटू आर कितना है 4 इंटू फिर ऊंचाई कितना है 7, इसी को काट लो। 2 पाई कट गया, 7 कट गया, 5 अनुपात 4, यही हो जाएगा बी अनुपात ए का आंसर। तो चलिए अब अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। फिर अब 2-3 सवाल बचे हैं, फिर उसके ख़त्म हो जाएगा। प्लस 100 इंटू 76, 98 प्लस 100 इंटू 76। पहले गुणा करेंगे, इसमें अगर इसका गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा 98, फिर इसको जोड़ देंगे 7698। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर अगला वाला सवाल क्या है, अगला वाला सवाल है फिर इसको फिर सरल करना है। तो 7368 और फिर भाग देना है 24 से, फिर इसके बाद क्या है गुणा है 17। इसको आप लोग करिए, पहले भाग दे देना इससे, फिर जो आएगा फिर उसमें गुणा 17 कर देना है। फिर है 74 नंबर सवाल क्या है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो वस्तु का क्रय मूल्य, देखो अगर 20% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर 25% के लाभ पर बेचा जाता तो उसको 35 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब 5% जो है वो 35 के बराबर है, इसका मतलब यही है। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य क्या होता है 100% ही क्रय मूल्य होता है। तो ये हो जाएगा 5 सत्ते, ये 700 हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। तो ये हो गया आंसर। फिर चलिए अब अगला नंबर जो सवाल है उसको भी देख लेते हैं। ये अनुपात का सवाल है, एकदम सिंपल है, तो इसको भी यहीं पर करा देते हैं। कि ये दिया है a बराबर b/4, a बराबर b/4। तो इसको जब बनाएंगे ना तो इधर ये नीचे आ जाएगा। तो a/b बराबर 1/4, या फिर बोल सकते हैं a अनुपात b बराबर 1/4। ऐसे b बराबर c/ कुछ दिया है, क्या है 3। तो इसको बनाएंगे, इधर ये आ जाएगा तो b अनुपात 3 1/3। तो इसमें हम इसमें क्या होता है उल्टा n होता है। तो इनका गुणा करना है, 1 का गुणा हो जाएगा 1 और 4 1 का गुणा हो जाएगा 4, 4 3 गुणा हो जाएगा 12। तो यही अनुपात है, ये अनुपात है, ये आंसर हो गया। तो आप लोग का अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ये आप लोग सब्सक्राइब करिए, तो हमको सपोर्ट मिलेगा थोड़ा सा, और हम आगे वीडियो लेके आएंगे। आज डिस्क्रिप्शन में 2 PDF डाल दिए हैं।